Hello everyone, very good morning to all of you. My dear students, आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है कन्वेंशनल एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स। देखो जी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो शब्द फ्यूल है ये है क्या। देखो, इस फ्यूल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल तुमको हम दे रहे हैं। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ये कार्य कब करता है? जब इसके पास एनर्जी आता है, इसके पास पावर आता है। तो ह्यूमन बॉडी के पास कार्य को करने के लिए एनर्जी या पावर कैसे आता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसको हम लोग खाना खिलाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी जब खाना को ग्रहण करता है, ह्यूमन बॉडी जब खाना को इनटेक करता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसके अंदर में एक पावर आता है जिससे वो कार्य करता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो व्हीकल का इंजन है उसका भी अपना खाना होता है जिसको वो इनटेक करता है, ग्रहण करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अपने अंदर में एक पावर डेवलप करता है जिसके कारणवश या जिसके वजह से वो इंजन ऑपरेट करता है, वो इंजन कार्य करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्यूल्स है ना, ये इंजन का खाना है जो इंजन के अंदर में जब जाता है तो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इंजन के अंदर में एक पावर डेवलप करता है जिससे इंजन ऑपरेट करता है, इंजन वर्क करता है। ये जो फ्यूल्स है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो इंजन के अंदर में एनर्जी को डेवलप करता है, पावर को प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से हमारा इंजन ऑपरेट करता है या वर्क करता है। अब देखो, ये जो फ्यूल्स है, जो इंजन का खाना है, या वह केमिकल सब्सटेंस जिसको इंजन ग्रहण करता है, जिसके वजह से इंजन एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, पावर को डेवलप करता है, जिसके वजह से इंजन ऑपरेट करता है या कार्य करता है। ये फ्यूल्स दो तरीके के होते हैं, एक कन्वेंशनल और दूसरा अल्टरनेटिव। कन्वेंशनल कहने का मतलब यह है कि ऐसा फ्यूल जो हमारे व्हीकल में सदियों से यूज होता आ रहा है, बहुत लंबे समय से यूज होते आ रहा है, जो ट्रेडिशनल है, जैसे पेट्रोल और डीजल, यही हमारे कन्वेंशनल फ्यूल्स है। ऐसा फ्यूल जो सदियों से, लंबे समय से हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज होते आ रहा है, उसी को हम लोग कन्वेंशनल फ्यूल्स कहते हैं। और अल्टरनेटिव फ्यूल ऐसे फ्यूल को कहते हैं जो कन्वेंशनल फ्यूल को रिप्लेस कर रहा है, उनका एक तरीके से अल्टरनेटिव है। जैसे पेट्रोल और डीजल हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल में लंबे समय से यूज होते आ रहा है, तो ये एक तरीके का हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल के आईसी इंजन के लिए कन्वेंशनल फ्यूल्स है। लेकिन आजकल के समय में तुम लोग सुनते हो कि सीएनजी भी होता है, एलपीजी भी होता है, इथेनॉल को भी हम लोग यूज करने लगे हैं एज ए फ्यूल इन आवर ऑटोमोबाइल इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये जो इथेनॉल है, ये जो सीएनजी है, या ये जो एलपीजी है, ये सब ऐसे फ्यूल हैं जो पेट्रोल का अल्टरनेटिव है, इसलिए इस फ्यूल को अल्टरनेटिव फ्यूल बोलते हैं। ऐसा फ्यूल जो आजकल के समय में यूज होता है इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स, उनको कहना है अल्टरनेटिव फ्यूल। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स पॉइंट? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल फ्यूल क्या होता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल और डीजल, सीधा सीधी बात है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल फ्यूल्स को अगर हम डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो हम कहेंगे दोज फ्यूल्स, ऐसा फ्यूल्स विच आर इन यूज फ्रॉम सेवरल ईयर्स अगो, ऐसा फ्यूल जो बहुत समय से यूज होता आ रहा है इन आवर इंटरनल कंबशन इंजन आर कॉल्ड कन्वेंशनल फ्यूल। हमारे इंटरनल कंबशन इंजन में ऐसे फ्यूल को कन्वेंशनल फ्यूल कहते हैं। These fuels are also known as traditional fuel. इन फ्यूल्स को हम लोग ट्रेडिशनल फ्यूल भी कहते हैं क्योंकि इनको बहुत लंबे समय से हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कन्वेंशनल या अल्टरनेटिव फ्यूल्स होते हैं ना, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब ये है कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है
कि कन्वेंशनल फ्यूल या अल्टरनेटिव की जब बात करेंगे तो वहां भी ये हम बताएंगे कि अभी कन्वेंशनल की बात हो रही है। तो दीज फ्यूल्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। ये जो फ्यूल है ये बेसिकली क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। दैट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम, यानी कि पेट्रोल और डीजल में हाइड्रोजन और कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन से, माय डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल क्या है कन्वेंशनल फ्यूल का? पेट्रोल एंड डीजल। तो ऐसा फ्यूल जो बहुत लंबे समय से हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे फ्यूल को कन्वेंशनल फ्यूल बोलते हैं। ऐसा फ्यूल जो बहुत लंबे समय से यूज हो रहा है उनको ट्रेडिशनल फ्यूल भी बोलते हैं। अगर इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें तो वह फ्यूल जो बहुत लंबे समय से यूज हो रहा है उसका एग्जाम्पल है पेट्रोल और डीजल। इसलिए पेट्रोल और डीजल को कन्वेंशनल फ्यूल हम लोग कहेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेट्रोल और डीजल है जो कि हमारा कन्वेंशनल फ्यूल है, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहां तक के पॉइंट्स? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अल्केन्स। अल्केन्स को हम लोग कॉमर्शियली पैराफिन्स भी कहते हैं ना, इसलिए बोलते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। इट्स केमिकल फार्मूला इज CnH2n+2। इसका केमिकल फार्मूला है CnH2n+2। यहां पर नंबर ऑफ एटम को n रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल है अल्केन का मीथेन, इथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स CH4 है, n अगर 1 हो गया तो 2 × 1 + 2 = 4। तो ये मीथेन का फार्मूला है ना, ये भी एक अल्केन है। C2H6 ये इथेन है। C3H8 ये आपका प्रोपेन है। तो ये सब क्या है? अल्केन है। ये सब भी क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्योंकि आपको अगर पेट्रोल डीजल समझना है तो वो भी हाइड्रोकार्बन से, इसलिए थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अल्केन है जिनको हम लोग कॉमर्शियली पैराफिन्स भी कहते हैं, जिनका एग्जाम्पल है प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, जिनका केमिकल फार्मूला CnH2n+2 है। तो ये सब जो भी आपके हाइड्रोकार्बन है ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्डेड। और इनमें तुम लोग देखोगे जैसे मान लो मीथेन की बात करें, देखो कार्बन के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन के साथ जरा गौर करना, तुम लोग गौर करना। कार्बन के साथ इधर 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 सब तरफ सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के साथ इधर 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 सब तरफ क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के साथ इधर 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 सब तरफ क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और ये जो कार्बन है ना, ये एक चेन में अरेंज्ड है और ये चेन क्लोज्ड नहीं है। ये चेन जो है क्लोज्ड नहीं है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग अल्केन्स को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्यों कहते हैं सैचुरेटेड? क्योंकि इसमें कार्बन एटम जो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है वो सिंगल बॉन्डेड है। अगर ये डबल बॉन्डेड होंगे या ट्रिपल बॉन्डेड होंगे तो इनको फिर अनसैचुरेटेड कहेंगे। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो ओपन है। जैसे मान लो सपोज करो एक साइक्लोप्रोपेन होता है ऐसा, तो ये भी सैचुरेटेड है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये क्लोज स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड है ये ओपन स्ट्रक्चर है। तो अल्केन्स को हम लोग नाम देते हैं सैचुरेटेड ओपन चेन स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्डेड है इसका मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इसमें जो ओपन चेन है, चेन कैसा है? ओपन है, साइक्लिक नहीं है, क्लोज नहीं है। चेन कैसा है? ओपन है ना, इसलिए इनका नाम होता है ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर स्ट्रेट, है ना, ये सब चेन आपका स्ट्रेट है, कोई ऐसा साइक्लिक नहीं है। ओपन चेन आपका क्लोज नहीं है, चेन इस तरीके से क्लोज नहीं है, इसमें ओपन चेन है। सैचुरेटेड कहने का मतलब है सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो बॉन्ड माने क्या होता है? बंधन। बॉन्ड माने क्या होता है? बंधन। तो हमको ये बताओ, अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना,
तो इस कार्बन के साथ जो बंधन है, जो कोहेसिव फोर्स है, अगर डबल बॉन्ड होता तो उससे क्या है, ये कम है, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना क्या काफी आसान है। इसी के वजह से इसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है ये बहुत कम होता है। मतलब अगर इनको हम लोग थोड़ा सा भी कंप्रेस करेंगे, इसके प्रेशर और टेम्परेचर को थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो ये तुरंत जलने लगता है, अपने आप जलने लगता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, ड्यू टू हैविंग सिंगल बॉन्ड एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर, चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है और इनका स्ट्रक्चर ओपन चेन है, दे आर हैविंग वेरी लो कोहेसिव फोर्स, उनका जो कोहेसिव फोर्स है बिटवीन द एटम्स बहुत कम रहता है ना। ये जो कार्बन एटम के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है सिंगल बॉन्ड होने के वजह से ये बहुत कम होता है, जिसके वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है और एकदम थोड़े से ही टेम्परेचर पर ये जलना शुरू कर देता है, क्योंकि बॉन्ड टूट जाता है। विच लोअर्स देयर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, जिससे इनका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो होता है ये बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारा अल्कीन। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कीन को कमर्शियली हम लोग ओलेफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेफिन्स। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है CnH2n। तो याद रखना है, दे आर ऑल्सो नोन एज ओलेफिन्स, देयर केमिकल फार्मूला इज CnH2n। एग्जाम्पल है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ ए लिख दिया, इसको ई कर लेना तुम लोग। एग्जाम्पल है इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं इथीन का C2H4। देखो C दो कार्बन एटम है, पहले सिंगल बॉन्ड लगा, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 4, तो 2 इस पर दे दो, 2 इस पर दे दो, 2 इस पर दे दो, 2 इस पर दे दो। लेकिन कार्बन के पास, कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो अभी तक कितना? 1 2 3, इसलिए यहां पर क्या लगा दो? यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा दो। तो यही क्या हो गया तुम्हारा इथीन का फार्मूला है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इथीन की बात करें, प्रोपीन की बात करें, चाहे ब्यूटीन की बात करें, सब में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? सब में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। चेन स्ट्रक्चर तो है, ओपन भी है, लेकिन डबल बॉन्ड होने की वजह से ये कैसा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अगर अनसैचुरेटेड है तो इनको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो ये बॉन्ड जो है लेट से टूटता है, इसलिए इसमें जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई होता है एज कंपेयर टू अल्केन्स। तो याद आपको रखना है, ये पॉइंट याद आपको रखना है, दे आर ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रेट चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट इज हैविंग डबल बॉन्ड। इनमें डबल बॉन्ड पाने के वजह से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन जो माय डियर स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका जो पेट्रोल और डीजल है ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन ही है। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन पेट्रोल और डीजल है, इसको जानने के लिए आपको हाइड्रोकार्बन को समझना पड़ेगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नेप्थलीन। नेप्थलीन बेसिकली क्या है? नेप्थलीन बेसिकली क्या है? सैचुरेटेड तो है, देखो सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन साइक्लिक है। क्या है? साइक्लिक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेप्थलीन क्या है? दे आर साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखो यहां पर 1 2 3 कार्बन 3 है, हाइड्रोजन देखो कितना है? 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6 है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया? CnH2n। इसलिए इसका फार्मूला है, देयर केमिकल फार्मूला इज CnH2n, है ना। ये साइक्लोप्रोपेन है ना, याद रखना साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन के बाद ब्यूटेन हो सकता है, हेप्टेन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। ठीक है, तो याद रखना ये बात। दे आर ऑल्सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बट देयर स्ट्रक्चर इज नॉट ओपन। लेकिन इनका स्ट्रक्चर ओपन नहीं है। दे आर क्लोज्ड चेन इन देयर स्ट्रक्चर, ये अपने स्ट्रक्चर में क्लोज चेन बनाते हैं, एक साइक्लिक चेन बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा हाइड्रोकार्बन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये देख रहे हो ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मतलब ये क्या है? मतलब एक तो ये क्लोज भी है और दूसरा डबल बॉन्डेड भी है, मतलब ये क्लोज्ड चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होगा ना वो सबसे अधिक होगा। इसको जब हाईली कंप्रेस्ड करोगे, इसका प्रेशर और टेम्परेचर जब बहुत एक्सेस हो जाएगा, तब जाके ये अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचेगा और ये स्वतः जलेगा।
क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ना, इस साइक्लिक को ओपन बनाना, इसके लिए इसको हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर क्या करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा, तब जाके इसमें सेल्फ इग्निशन होगा। तो याद रखना ये पॉइंट आपको माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका केमिकल फार्मूला है CnH2n। इनका केमिकल फार्मूला भी क्या होता है, CnH2n ही होता है, ठीक है। दे आर साइक्लिक इन स्ट्रक्चर, ये अपने स्ट्रक्चर में साइक्लिक है। कार्बन एटम्स आर डबल बॉन्डेड, कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड होते हैं। ड्यू टू दिस दे हैव स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स बिटवीन द कार्बन एटम्स, जिसके वजह से कार्बन एटम्स के बीच में एक जबरदस्त कोहेसिव फोर्स रहता है। ड्यू टू दिस दे आर हैविंग वेरी हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, इसलिए इनका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई होता है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से कहानी चालू होगा। ये तो हम बताएं कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्या है, किस हाइड्रोकार्बन का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर सबसे ज्यादा है और किस हाइड्रोकार्बन का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम है, ये बात अभी तक हम लोग जाने। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए थोड़ा सा चीज को समझिए, थोड़ा सा चीज को समझिए। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें, पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करें, सपोज करो हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा पिस्टन है, दिस इज आवर पिस्टन, ठीक है। स्पार्क प्लग, चलो तो पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी आता है तो सक्शन होता है, पूरा फ्यूल यहां पर आ जाता है, पूरा फ्यूल यहां पर जमा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब बीडीसी से टीडीसी जाता है तो फ्यूल का कंप्रेशन होता है, फ्यूल का क्या होता है, कंप्रेशन होता है। और फ्यूल का जब कंप्रेशन होता है तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन हम लोग क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन हम क्या करते हैं, स्पार्क को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, फ्यूल का कंबशन होता है, फ्यूल जलने लगता है माय डियर स्टूडेंट्स। और फ्यूल जब जलने लगता है तो यहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिससे हमको पावर मिलता है और हमारा पिस्टन अब स्वतः टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी करने लगता है, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये ऑटो साइकिल पर वर्क करता है, तो इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल क्या होता है, बोलो 1 - 1/r की पावर गामा -1। कंप्रेशन रेशियो जितना हाई होगा, ये जितना ज्यादा होगा, ये टर्म उतना छोटा होगा, तो 1 को उतना ही कम घटाएगा। कंप्रेशन रेशियो जितना ज्यादा होगा, इफिशियंसी भी क्या होगा, उतना ही हाई होगा। तो जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स थे वो क्या किए, पेट्रोल इंजन को इफिशिएंट बनाने के लिए इंजन का ऐसा डिजाइन किया कि इसका कंप्रेशन रेशियो बहुत अधिक हो। और कंप्रेशन रेशियो अधिक है, इसका मतलब यह है कि यहां पर फ्यूल जो है जलने से पहले हाईली कंप्रेस्ड हो रहा है। अगर फ्यूल जलने से पहले हाईली कंप्रेस्ड हो रहा है तो देखो क्या होगा, अगर इस फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो होगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो होगा, और इस फ्यूल को जब तुम हाईली कंप्रेस करोगे ना, तो स्पार्क प्लग के स्पार्क प्रोड्यूस होने से पहले ही यहां पर धमाका हो जाएगा। कब, अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। अगर ये इंजन का कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा, फ्यूल को अत्यधिक कंप्रेस कर रहा हो, तो स्पार्क देने से पहले ही ये फ्यूल, चूंकि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम है, तो ये फ्यूल अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को पहुंचेगा और स्पार्क के पहले इधर भी धमाका हो जाएगा। अब फिर जब स्पार्क दोगे तो इधर भी धमाका होगा, तो जानते हो क्या होगा, इंजन के अंदर में खड़खड़ाहट की आवाज आएगी, इसको कहते हैं नॉकिंग। क्या कहते हैं, नॉकिंग। और इस प्रोसेस को कहते हैं डिटोनेशन। क्या कहते हैं, डिटोनेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्पार्क इग्निशन इंजन की अगर हम बात करें तो चूंकि स्पार्क इग्निशन इंजन को हाईली इफिशिएंट बनाने के लिए इसके कंप्रेशन रेशियो को हम बढ़ाते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने का अर्थ क्या है कि यहां पर फ्यूल को जलने से पहले हाईली कंप्रेस करते हैं, इसलिए यहां पर हमको कौन सा फ्यूल चाहिए, हमको ऐसा फ्यूल चाहिए जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो। अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसको हम एक्सट्रीमली कंप्रेस भी कर देंगे तो भी ये घटना नहीं घटेगा, नॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि जब तक पूरा कंप्रेस होगा ना तब तक भी अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को रीच नहीं करेगा। स्पार्क देंगे और यहां पर जो जलेगा वो ऑटो इग्निशन नहीं होगा, स्पार्क इग्निशन होगा। लेकिन अगर इस फ्यूल का
सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होगा और इसको तुम हाईली कंप्रेस करोगे तो स्पार्क प्रोड्यूस होने से पहले इसमें क्या होगा, ऑटो इग्निशन होगा। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्पार्क इग्निशन इंजन में हम लोग वैसे फ्यूल को यूज करेंगे जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। और कौन सा हाइड्रोकार्बन का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। और हमारा जो गैसोलीन होता है यानी कि पेट्रोल, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही होता है। क्लियर है? तो पेट्रोल जो हमारा फ्यूल है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो अगर हम एक ऐसे स्पार्क इग्निशन इंजन में पेट्रोल यूज करेंगे जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ये इंजन बड़ा इफिशिएंटली ऑपरेट करेगा, इसमें नॉकिंग और डिटोनेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसमें हम लोग अल्केन यूज कर दें, अगर इसमें हम लोग अल्केन यूज कर दें जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, थोड़ा सा ही कंप्रेस करोगे ना, थोड़ा सा ही कंप्रेस करोगे तो इधर बम बम जलने से पहले बम 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 शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, डिटोनेशन होगा, खड़खड़ाहट की आवाज आने लगेगी, नॉकिंग हो जाएगा और इंजन की इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए पेट्रोल इंजन में हमेशा, स्पार्क इग्निशन इंजन में हमेशा ऐसे फ्यूल को यूज करना है जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या है, पेट्रोल। ये सब तुम लोग पढ़े होगे, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल पर चर्चा इस पर हम नहीं करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से रोशन सर तुम लोग को पढ़ाए हैं, ये टॉपिक हम जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगर डीजल इंजन की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, देखो अगर डीजल इंजन की बात करें, देन दिस इज योर पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक एंड क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। यहां पर मल्टीपंप फ्यूल इंजेक्टर होता है जहां से फ्यूल जो है एटोमाइज्ड फ्यूल पार्टिकल इंजेक्ट करता है, एटोमाइज्ड फ्यूल पार्टिकल इंजेक्ट करता है। एटोमाइज्ड फ्यूल पार्टिकल क्या होता है, इंजेक्ट करता है। अब देखो कहानी क्या है इसमें जो फ्यूल है उसका क्या सेल्फ इग्निशन ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो अगर कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात करें, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन की बात करें तो होता क्या, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, यहां पर एयर आता है पहले, फिर बीडीसी से टीडीसी आता है तो एयर को कंप्रेस करते हैं और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन हम लोग मल्टीपंप फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, फ्यूल जैसे ही इंजेक्ट हुआ है, जैसे ही इस कंप्रेस्ड एयर के संपर्क में आया उसी समय इसको जल जाना चाहिए। अगर इस फ्यूल की सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो होगी तब तो हो जाएगा कि जैसे फ्यूल कंप्रेस्ड एयर के संपर्क में आएगा ये जल जाएगा। लेकिन अगर इस फ्यूल की सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगी तो क्या होगा, फ्यूल इस कंप्रेस्ड एयर के संपर्क में आया है, गर्म हुआ लेकिन सेल्फ इग्निशन पर नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, सब का सब चार्ज यहां पर आके एक्यूमुलेट होने लगेगा, चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। उसके बाद जानते हो यहां पर कैसे इग्निशन होगा, जब चार्ज बढ़ के एक चार्ज दूसरे चार्ज को सब अपना गर्मी ट्रांसफर करेगा, जब चार्ज का गर्मी इतना बढ़ेगा कि डिटोनेशन हो, तो यहाँ का फ्यूल इधर अपना जलेगा, यहाँ का अपना जलेगा, यहाँ का अपना जलेगा, यहाँ का अपना जलेगा, यहाँ का अपना जलेगा, मतलब यहां भी खड़खड़ाहट की आवाज आने शुरू हो जाएगी जिसको हम लोग डिटोनेशन कहते हैं और उस आवाज को हम लोग नॉकिंग कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में तुमको ये ध्यान में रखना है कि मल्टीपंप फ्यूल इंजेक्टर से जैसे ही फ्यूल इस चेंबर में जाएगा उसको तुरंत जल जाना है, नहीं तो क्या होगा, फ्यूल का एक्यूमुलेशन होगा जो आगे चल के डिटोनेशन या नॉकिंग करा देगा। तो सीआई इंजन में हम ऐसे फ्यूल को लेंगे जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, ताकि फ्यूल जैसे ही मल्टीपल फ्यूल इंजेक्टर से इस इंजन चेंबर, सिलिंग कंबसन चेंबर में जाए वो तुरंत जल जाए, फ्यूल का एक्यूमुलेशन ना हो, फ्यूल का जमावड़ा ना हो, नहीं तो आगे चल के इधर का फ्यूल अपना जलेगा, इधर का अपना जलेगा और डिटोनेशन करेगा और खरखराहट की आवाज सुनाई देगी जिसको हम लोग नॉकिंग कहते हैं। तो भाई कौन से फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अल्केन का। अल्केन का ही सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और डीजल जो है एक तरीके का अल्केन है, पैराफिन्स है, याद रखिएगा, पैराफिन्स है, डीजल ही पैराफिन्स है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग सीआई इंजन में, डीजल इंजन में डीजल को यूज करते हैं यानी कि पैराफिन्स को यूज करते हैं। क्लियर हो गया सारा पॉइंट? तो चलिए इस पॉइंट को जरा सा एक बार हम पढ़ के भी आपको फिर से बता देते हैं, As we know that in spark ignition, दो बार लिखा गया, in spark ignition engine, the self ignition temperature of fuel must be high to reduce the chance of detonation and knocking. फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होना चाहिए ताकि नॉकिंग या डिटोनेशन का चांस नहीं हो, है ना, या रिड्यूस करे।
वाइल इन सीआई इंजन द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल मस्ट बी लो, लेकिन सीआई इंजन में सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए टू रिड्यूस द चांस ऑफ डिटोनेशन एंड नॉकिंग, ताकि नॉकिंग या डिटोनेशन का चांस कम रहे, ठीक है। हेंस इन एसआई इंजन वी यूज गैसोलीन दैट इज पेट्रोल्स एज फ्यूल एज दे आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसलिए हम लोग एसआई इंजन में गैसोलीन को यूज करते हैं जब फ्यूल, जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर काफी ज्यादा है। वाइल इन सीआई इंजन वी यूज डीजल एज ए फ्यूल एज दे आर पैराफिन्स, और पैराफिन्स का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है जिसको हम काफी डिटेल में तुमको अच्छे से समझा भी दिए हैं। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक अच्छे फ्यूल का एसआई इंजन के लिए, है ना। देखो, दे शुड हैव हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, ऐसा इंजन का फ्यूल जो है उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या ज्यादा होना चाहिए। दे शुड हैव एंटी नॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, उनमें एक एंटी नॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होना चाहिए। एंटी नॉक कहने का मतलब क्या है कि उसमें नॉकिंग को रोकने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसलिए गैसोलीन में कुछ केमिकल्स हम मिलाते हैं जो आगे हम ऑक्टेन और सीटेन नंबर में बताएंगे, उस केमिकल को मिलाने से उनके अंदर में एंटी नॉकिंग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप करती है। अभी बस इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। दे शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल है भाई तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू तो होना ही चाहिए। दे शुड हैव क्लीन बर्निंग, क्लीन बर्निंग हो, ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं करे, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। दे शुड बी नॉन कोरोसिव इन नेचर, ये नॉन कोरोसिव नेचर में होने चाहिए। इसमें है माय डियर स्टूडेंट्स, दे शुड हैव लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल फॉर सीआई इंजन। सीआई इंजन के लिए, एक अच्छे फ्यूल के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो इनका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए। दे शुड हैव हाई वोलेटिलिटी, इनका वोलेटिलिटी कम होना चाहिए। वोलेटिलिटी मतलब क्या है इसको समझिए, वोलेटिलिटी मतलब क्या है इसको समझिए। मल्टी पंप फ्यूल इंजेक्टर से जब फ्यूल आता है ना, इस गर्मा गर्म जहां पर कॉम्प्रेस्ड एयर है जो अपने वातावरण को गर्म किए हुए है, तो ये जो फ्यूल यहां पर आता है तो ये एटोमाइज्ड होता है, मतलब पार्टिकल्स के रूप में होता है। तो फ्यूल जब इस गर्मा गर्म वातावरण में आता है तो ये वोलेटाइल होना चाहिए। वोलेटाइल होने का मतलब क्या है, ये तुरंत वेपर यानी कि गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना चाहिए, तबे ना। देखो, लिक्विड कभी भी गैस से नहीं मिलेगा, तो ये डीजल आया है तो ये लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही इस चेंबर में आया तो तुरंत वेपर बन जाना चाहिए। तो तुरंत वेपर बनेगा तभी क्या होगा, यहां पर कंप्रेस्ड एयर के साथ मिलेगा, मिलावट होगा, इसका मिक्सचर बनेगा। तो मिक्सचर बनने के लिए इस डीजल को वोलेटाइल होना पड़ेगा, मतलब तुरंत अपने फेज को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये जो नेचर है फ्यूल का, जिसके वजह से फ्यूल तुरंत लिक्विड से वेपर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। तो डीजल एयर के साथ तभी मिलेगा जब ये वोलेटाइल होगा, तो इसका वोलेटिलिटी क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। दे शुड हैव हाई एंटी नॉक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, ये तो होना ही चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना ही चाहिए, क्लीन बर्निंग होना ही चाहिए, नॉन कोरेसिव नेचर में होना ही चाहिए। तो ये एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपके एसआई और सीआई इंजन फ्यूल का। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कन्वेंशनल फ्यूल खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिव फ्यूल अगले लेक्चर में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।